स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज हम लोग मिले हैं चैप्टर 1 के बेहतरीन सवाल करने के लिए। ध्यान रखिएगा कि चैप्टर 1 का जो वन शॉट है विद एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि इस साल हम लोग 12th के सारे चैप्टर्स के वन शॉट डालने वाले हैं विद एक्सपेरिमेंट्स। उसमें चैप्टर 1 हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, जहां पे एक्सपेरिमेंट्स के साथ आपको पढ़ाया गया है चैप्टर 1 यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और आप सभी ने उसको बहुत प्यार भी दिया है। तो आज हम लोग जैसा कि वादा किया था कि पहले वन शॉट करेंगे फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स, तो आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स लेके आए हैं। बेसिकली यहाँ पे एमसीक्यूज लेके आए हैं, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आए हैं और सब्जेक्टिव सवाल भी आगे जाके लाएंगे। और ये सारे एमसीक्यूज क्लासिक एमसीक्यूज हैं, इनमें से काफी एमसीक्यूज पीवाईक्यूज हैं और कुछ कुछ एमसीक्यूज नए हैं जो कि मैं किताब से लेके आया हूँ, शिवदास पब्लिकेशन की किताब से। उसके बारे में आगे बात करेंगे, पर अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वन शॉट नहीं देखा है या आपने कहीं से भी चैप्टर नहीं किया है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, और थोड़ी सी क्या ज़्यादा ही होगी, बिकॉज आप बस यहाँ पे बस वीडियो देखने आए हैं। क्वेश्चन आंसर्स को दिल और दिमाग से करना है, तो आपको आपने चैप्टर कहीं ना कहीं पहले किया हुआ हो, और अच्छा होगा अगर आपने मुझसे ही किया हो, क्योंकि हम लोग एक ट्यूनिंग में बैठेंगे। मैं बीच बीच में बोलूंगा, आपको याद होगा मैंने ऐसा वहां बोला था, तो और ज़्यादा बेहतर मज़ा आएगा। बस वो वाला डिफरेंस है, बाकी कहीं से भी किया हो मज़ा तो आएगा ही आएगा। सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बड़े बेहतरीन सवाल हैं। चलो अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अ पॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज ऑफ, यानी कि एक ऑब्जेक्ट पे जो नेगेटिव चार्ज हमें मिला वो कितना मिला हमें, -4 इंटू में 10 की पावर -7 कूलम। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन, बहुत बेसिक सवाल है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यहाँ पे फॉर्मूला हमें लगेगा। हम सब ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन ही होता है। अब Q हमारे पास -4 इंटू में 10 की पावर -7 है। एन हमें निकालना है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 रहता है। तो माइनस से माइनस तो हो गया कैंसिल, तो 4 अपॉन में 1.6 आ जाता है, और यहाँ पे 10 की पावर -7 अपॉन में 10 की पावर -19 हो जाता है। अब अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो 40 अपॉन में 16 हो जाता है, और यहाँ पे हमारे पास 10 की जो पावर है वो 7, 19 में से अगर 7 चले जाएंगे तो 12 आ जाएगा। अब 10 की पावर 12 तो इन दोनों ऑप्शन में है, तो आगे बाकी देख लेते हैं। चलो अब यहाँ पे अगर मैं इसको 4 के टेबल से काटता हूँ तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। उस हिसाब से ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 इंटू में 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमें लगेंगे। तो 2.5 इंटू में 10 की पावर 12 भी है और 13 भी है, तो आंसर हमारे पास भी हो जाएगा। बेसिक सवाल है, शुरुआत कर रहे हैं बेसिक सवाल से, और क्वांटाइजेशन है। हर साल 3 सेट्स में से बोर्ड के एक सेट में क्वांटाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। एग्जैक्टली ये भी या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके। चलो जैसे कि ये सवाल देखो, अंडर द एक्शन ऑफ गिवन कूलम्बिक फोर्स द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, यानी एक सर्टन फोर्स लगी तो इलेक्ट्रॉन पे जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ वो 2.5 इंटू में 10 की पावर 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, वो काफी ज्यादा एक्सेलरेशन है। देन द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, आपको प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकालना है अगर दोनों पे सेम फोर्स लगी है तो। अब यहाँ पे 11th क्लास, ऐसे सवाल मुझे बड़े पसंद हैं जहाँ पे 11th क्लास का भी कोई कंसेप्ट लगे और 12th का भी लगे, और ये बोर्ड में आते भी हैं। अब क्या ऐसा कहना ठीक है कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है। हम सब जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला, अगर मैं फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कहूंगा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और वहीं पे अगर मैं फोर्स ऑफ प्रोटॉन कहूंगा तो मास ऑफ प्रोटॉन और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया सेम फोर्स लगाई गई है लगभग, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में हो गए बराबर, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन के। अब यहां से हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये तो मैंने आपको फिर भी काफी घुमा फिरा के समझाया। अब अगर आप 11th क्लास हो पास, 11th क्लास पार कर चुके तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बिकॉज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन मास भी होता है। तो वैसे भी ये इनवर्सली तो आने थे, तो आप सीधा इस रिलेशन का भी इस्तेमाल कर सकते थे। मैंने फिर भी आपको समझा दिया कि ये कहां से आया है। अब इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन है वो 2.5 इंटू में 10 की पावर 22 है,
और यहाँ से हमें एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकालना है। अब आई होप आपको पता हो कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1800 गुना ज़्यादा होता है, लगभग 2000 गुना भी कई किताबें कह देती हैं। वैसे 1800 गुना के आसपास होता है। तो अब यहाँ पे क्योंकि इन्होंने नियरली पूछा है, तो अगर करीबी आंसर पे भी पहुंच जाएंगे तो काम हमारा हो जाएगा। तो इसलिए मैं अभी इसको 2000 गुना लगभग मान रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के मुकाबले प्रोटॉन का मास उसके 2000 गुना लगभग रहता है। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन जो है वो 2.5 इंटू में 10 की पावर 22। अब उसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 2000 से, तो यहाँ पे लगभग 1.25 आ गया और इंटू में 10 की पावर 19 आ गया। अब 10 की पावर 19 हमारे पास पहली बात तो एक ही ऑप्शन में है, और यहाँ पे ऑप्शन 1.25 आया बट वहां 1.5 है, तो आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं वहां उन्होंने 1800 लिया होगा। बट नियरली की बात करें तो 10 की पावर 19 जो है वो सिर्फ एक में ही है, तो आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। वो -19 है, वो पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए अब यहाँ पे देखो, आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के मुकाबले प्रोटॉन का मास 1800 या लगभग 2000 गुना ज्यादा रहता है। चलिए, बहुत प्यारा सवाल है ये। सवाल वैसे बहुत इजी है, बट यहाँ पे बच्चा मैथ्स में हमेशा गलती करता है। आप ऐसा करो, वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर करो प्लीज, ठीक है, ईमानदारी की बात होगी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ज्यादातर केसेस में बच्चों की यहाँ पे कैलकुलेशन में या मैथ्स में गलती होती है। अगर ये सवाल ऐसा होता, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज इंक्रीज्ड बाय डबल, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप बोल दोगे 1/4 टाइम्स हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब परसेंटेज के भाषा में पूछ लेते हैं तो बच्चा हमेशा मैथ्स में गलती करता है, फिजिक्स में नहीं। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, अगर आपको फिजिक्स पसंद नहीं है तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न हो सकता है कि आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है, या फिर ये भी रीज़न हो सकता है कि आपको जो टीचर मिला है वो बेकार मिला है। यस, बिल्कुल। अब द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज इंक्रीज्ड बाय 10%। तो जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का, जो डिस्टेंस है नया वाला, वो पुराने वाले से 10% ज़्यादा हो गया है। समझते हो? तो इसका मतलब है जो नया वाला डिस्टेंस है वो 1.1 टाइम्स पुराने वाले के हो गया। जो नया वाला डिस्टेंस है वो 1.1 टाइम्स पुराने वाले के हो गए। इतना समझते हो? ठीक है। अब नई वाली जो फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होगा, के Q1 Q2 बाय नए वाले डिस्टेंस का स्क्वायर। सही है। तो के Q1 Q2 अपॉन में जो R डैश है वो मेरे पास 1.1 R का स्क्वायर आया। मैथ्स है। अब तो नया वाला जो फोर्स है मेरे पास आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन में 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा 1.21 और यहाँ पे R स्क्वायर। तो जो नई वाली फोर्स है वो 1/1.21 टाइम्स पुराने वाले फोर्स की हो जाएगी। अब हमें बोला है कि कितना परसेंट फोर्स में चेंज आएगा। अब फोर्स में कितना परसेंट चेंज आएगा ये कैसे निकालते हैं, तो फाइनल फोर्स माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल इनटू में 100। बस ये वाली चीज है जो बच्चे गलती कर देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल, ऊपर आ गया चेंज, नीचे आ गया ओरिजिनल, इनटू में आ गया 100। अब नई वाली फोर्स हमारे पास कितनी आई है, तो आंसर है F अपॉन में 1.21 माइनस F अपॉन में F इनटू में 100। F कॉमन लेके काट दो, अब बाकी सारी मैथ्स बची। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 1.21, कॉमन आ जाएगा 1.21, या ऐसा कह लो कि अगर यहाँ पे आपका बचा होगा 1/1.21, ऐसा कह लो। और नीचे हमारे पास फोर्स टोटल F है, तो इसकी मैथ्स क्या, ये तो हट ही गया, तो बचा 1/में 1.21 माइनस 1 इनटू में हमारे पास 100 आ रहा है। बोलो, अब इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया भाई, ये हमारे पास आ गया 1 माइनस 1.21 अपॉन में 1.21 इनटू में 100। तो ये हमारे पास आ गया है, ऊपर आ गया 0.21 0.21 इंटू में 100 अपॉन में 1.21। अब इसको मुझे मैथ्स लगा के थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0.21 को पहली बात तो मैंने डिवाइड कर दिया 1.21 से, और फिर इनटू में मैंने कर दिया 100।
तो आंसर आ गया मेरे पास लगभग 17%। अच्छा, अब ये ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आंसर माइनस से, मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसका आंसर, मेरे पास जगह खत्म हो गई है। यहाँ पे जो लगभग मेरे पास आंसर आया है वो 17% माइनस का आया है। इसको सॉल्व करने के बाद माइनस, अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है -17.3, अगर आपको दिख रहा हो -17.3, विच इज अप्रोक्सीमेटली माइन। अब ये तो पक्का है कि आंसर 17 है, लेकिन माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स कम हुई है, और होनी भी चाहिए, बिकॉज डिस्टेंस को अगर आपने बढ़ाया है तो फोर्स कम ही होगी। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो सी आ जाता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड हमारे पास सॉरी यार, सॉरी, माय बैड, सॉरी। एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड हमारे पास क्या है? टी है। हैज मेटल बॉब विच इज नेगेटिवली चार्ज। बड़ा प्यारा सवाल है भैया, देखो इसका आंसर मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछने वाला हूं। ये मेरे पास एक बॉब है जिसपे चार्ज नेगेटिव है, एक पेंडुलम है, इस पे चार्ज नेगेटिव है। इफ इट इज अलाउड टू ऑसिलेट, अब पहले ना वो नॉर्मल ऑसिलेट कर रहा था, अब हमने क्या किया, उसके नीचे एक प्लेट रख दी जो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है लेकिन जस्ट उसके नीचे, और उस प्लेट पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। तो आपको बताना है कि अब अगर ये पेंडुलम ऑसिलेट करेगा तो इसके टाइम पीरियड बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। सुनो, पहले इस पेंडुलम को ऑसिलेट करवाने के लिए सिर्फ एक ही फोर्स थी हमारे पास, जो कि थी नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको आप कह सकते हो कि नीचे की तरफ फोर्स थी mg। लेकिन अब क्या इस पे नीचे की तरफ एक और फोर्स लग रही है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिकॉज इस बॉब पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। इस प्लेट पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इस पे नीचे की तरफ एक, हमेशा नीचे की तरफ एक और फोर्स लगेगी जो कि होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ जाएगा। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला रहता है 2π√L/g। अब अगर g बढ़ जाएगा, इफेक्टिव g की वैल्यू 9.8 है, लेकिन इफेक्टिव g बढ़ जाएगा बिकॉज नीचे आपको खींचा जा रहा है। तो क्या अगर g बढ़ गया तो क्या टाइम पीरियड कम नहीं हो जाएगा? तो आंसर है अब इसका जो टाइम पीरियड है वो t से लेस हो जाएगा। t कौन सा टाइम पीरियड था? बिना प्लेट के टाइम पीरियड। तो आपका नया वाला टाइम पीरियड आपका कम हो जाएगा। प्यारा सवाल है, आगे बढ़ते हैं। Two charges of equal magnitudes and at distance are exert force F on each other if the charges are halved and distance between them is doubled। ये सवाल है तो बहुत सिंपल, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों एग्जाम में बहुत आता है, इसलिए मैं लेके आया हूं। तो दोनों चार्जेस को हमने हाफ कर दिया है और उनके बीच के डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया है। तो पुरानी वाली फोर्स, पहली बात तो हमारे पास F थी जो कि होगी K Q1 Q2/r²। लेकिन जो नई वाली फोर्स होगी वो क्या होगी? क्या हमने चार्ज को आधा कर दिया है? दोनों चार्जेस को आधा कर दिया है, तो Q1/2 कर दिया है और Q2/2 कर दिया है, और जो डिस्टेंस है उनके बीच का वो हम लोगों ने डबल कर दिया है। तो डिस्टेंस हमारा हो गया है भाई डबल, उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी 1/2 1/2 1/4 आ गया, और ये 2 का स्क्वायर, नीचे 4 पहले से ही है, ऊपर बच गया K Q1 Q2/r²। अब इसे पहचानते हो क्या आप? ये हमारी पुरानी वाली फोर्स है। तो कुल मिला के जो हमारी नई वाली फोर्स है वो 4 × 4 16 हो जाएगा। तो 16 टाइम्स कम हो जाएगी एज कंपेयर टू पुरानी वाली। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास डी। बहुत सिंपल, मुझे लगता है आपने सभी ने इसको ओरली ही सॉल्व कर लिया होगा मोस्टली, बिकॉज ये सवाल LKG का सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। 3 charges of 1 microcoulomb and 2 microcoulomb are kept at vertices of ABC of an equilateral triangle। ये equilateral triangle भाई भैया एग्जाम में छाया रहता है। ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें हमारे पास लेट से ये A है, ये हमारे पास B है और ये हमारे पास C है। अब A पे हमारे पास 1 माइक्रोकूलम का चार्ज बैठा हुआ है, B पे भी हमारे पास 1 माइक्रोकूलम का चार्ज बैठा हुआ है, लेकिन C पे हमारे पास 2 माइक्रोकूलम का चार्ज बैठा हुआ है। आपको बताना है कि अगर इनकी साइड 10 सेंटीमीटर है तो आपको बताना है कि C पे फोर्स क्या लगेगी। पहली बात तो सब चार्ज पॉजिटिव है। अब अगर सब पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं, तो ये इसको रिपेल करेगा इधर एक फोर्स से और ये इसको रिपेल करेगा इधर एक फोर्स से। सबसे पहली बात तो क्या ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी? यस, बिकॉज फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2/r² है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, विच इज 10 सेंटीमीटर। कहाँ है?
कहाँ ये रहा भाई 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, और दोनों का चार्ज भी सेम है, तो दोनों जो फोर्स लगाएंगे वो बराबर होगी, पहली बात। अब उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, फोर्सेस के बीच में एंगल कितना होगा, क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है? यस, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे तो 60 डिग्री हो जाएगी। अब इतना तो आप सब जानते हो कि अगर दोनों फोर्सेस का आपको रिजल्टेंट निकालना है तो आपके पास नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है अंडर रूट पहले वाले का फोर्स का स्क्वायर दूसरे वाली फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 पहले वाली फोर्स दूसरे वाली फोर्स कॉस थीटा। अब क्या है, दोनों फोर्सेस बराबर हैं, यस, जिसकी वैल्यू हम लास्ट में डाल लेंगे, तो दोनों फोर्स बराबर है तो एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर ही आ जाएगा बिकॉज ये बराबर है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास cos 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 हो जाती है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 3f स्क्वायर बच जाएगा, तो यहाँ पे 3 और बाहर हमारे पास f आ जाएगा, तो फोर्स आ जाएगी हमारे पास f√3। इतना समझते हो, ये तो मैथ्स लगाइए। अब यहाँ पे मैं f की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पुट कर दूंगा। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब K कितना है हमारे पास 9 इंटू में 10 की पावर 9, Q1 कितना है 1 माइक्रोकूलम और ये 2 माइक्रोकूलम, तो ये 2 आ गया 1 इंटू 2 और 10 की पावर -6 10 की पावर -6 10 की पावर -12 हो गया कुल मिला के। इतनी मैथ तो सबको आती है। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 0.1 का स्क्वायर विच इज 0.01। अब 0.01 होता है 10 की पावर -2। अब हमें इसको बस सॉल्व कर लेना है, तो 9 इंटू में 2 कितना हो गया 18। अब 10 की पावर 9 में से 12 गए कितना होता है 10 की पावर -3, और 10 की पावर -3 से ये चला गया तो 10 की पावर कितना आ गया, तो ये तो 1.8 आ गया। बाकी यार मेरी मैथ्स थोड़ी सी इस मामले में कमजोर है बिकॉज कैलकुलेटर इसकी में ज्यादा आ जाता है। अच्छा ये एफ आया है अभी, हाँ ये अभी एफ आया है, लेकिन हमारी जो नेट फोर्स है वो तो f√3 है, तो यहां से हमारे पास 1.8 आ चुका है। अब √3 की वैल्यू 1.73 के आसपास रहती है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आ जाओ। बाकी अंदाजा तो हमें हो ही गया आंसर क्या आएगा, तो 1.8 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 1.73 से, तो आंसर 3.1 आ गया, तो ये मेरे पास आंसर हो जाता है डी। 3.114 कुछ आ रहा है तो ठीक है, 3.12 में हम आंसर से काम चलाएंगे, तो ये हमारा डी आंसर हो गया। तो बहुत प्यारा सवाल है और कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यानी ये सेम सवाल बोर्ड में आ सकता है, क्योंकि बोर्ड में हमेशा ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। पूरे बोर्ड के पेपर में आपको मैक्सिमम दो सवाल मिलेंगे जिनकी कैलकुलेशन मुश्किल होगी, वो मैक्सिमम कह रहा हूँ, है ना, वैसे एक ही मिलता है, कभी कभार एक भी नहीं, ऐसी कैलकुलेशन के सवाल ज्यादा मिलेंगे जहाँ पे कुछ कैलकुलेशन नहीं है। ये तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपको थोड़ी ना जरूरत पड़ेगी इसको मल्टीप्लाई करने की, तो ये हमारा आंसर आ गया, डन। चलो अब अच्छा, आई होप आपको पता है 10 की पावर है। अब पेंडुलम बॉब ऑफ, बड़ा प्यारा सवाल है, देखो एक पेंडुलम बॉब है जिसका मास आपको दे रखा है 30.7 इंटू में 10 की पावर -6 kg, जो कि थोड़ा बदतमीजी के फॉर्म में लिखा हुआ, तो 3.07 इंटू में 10 की पावर -5 करता है, ज्यादा बेहतर लगता है, ठीक है। अब उसके ऊपर एक चार्ज आपको दे रखा है विच इज 2 इंटू में 10 की पावर -8 कूलम। वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रही है विच इज 20,000 की, 20,000 न्यूटन पर कूलम कह लो या वोल्ट पर मीटर कह लो। अगर आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है, और अगर आपने सिर्फ फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो आप इसे न्यूटन पर कूलम ही मान लो अभी, ठीक है। अब आपको बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आपको बताना है कि पेंडुलम में टेंशन कितना होगा। क्वेश्चन को समझो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक है। अगर दुनिया में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगाई होती अभी, तो इस पे नीचे की तरफ लग रहा होता mg और ऊपर की तरफ लग रही होती है टेंशन फोर्स, तो जो टेंशन फोर्स है वो mg के बराबर हो जाती है, यस और नो। जो टेंशन फोर्स है वो mg के बराबर हो जाती है, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। अब अगर टेंशन फोर्स यहाँ पे mg के बराबर हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि ये तब है जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है। अब इन्होंने क्या किया है, एक हॉरिजॉन्टल अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है, एक हॉरिजॉन्टल अपवर्ड। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे डाउनवर्ड होना चाहिए था, क्योंकि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है। आओ सॉल्व करते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे या तो यहाँ पे डाउनवर्ड होना चाहिए या तो यहाँ के ऑप्शन में कुछ बदलाव होना चाहिए। बाकी आओ चेक करते हैं। अगर अपवर्ड मानते हैं अभी कि हमने अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, तो पॉजिटिव चार्ज पे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है फोर्स भी वहीं लगती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो फोर्स ऊपर लगेगी।
तो अब इसके हिसाब से जो हमारे पास टेंशन फोर्स आएगी वो mg माइनस में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होगी वो आएगी, यानी कि ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है प्लस होना चाहिए, तभी इन ऑप्शन में से कोई आंसर आएगा, बट अगर यहाँ ऊपर है तो फिर माइनस होगा, बाकी आप चेक करते हैं एक बारी। अब m की वैल्यू हमारे पास है 3.07 इंटू में 10 के पावर -5 और g हमें क्वेश्चन में 9.8 दे रखा है माइनस। अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है वो होता है चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, हम सब जानते हैं। अब इसको अभी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.07 इंटू में 10 की पावर -5 इंटू में 9.8 से, और यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज दे रखा है वो दे रखा है 2 इंटू में 10 की पावर -8 और इंटू में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है वो है 2 इंटू में 1 2 3 4 10 की पावर 4 है। आओ एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आगे वाले पार्ट का आंसर आता है यानी 3.07 इंटू में 9.8 आता है, ये आता है 30। तो इसको मैं लिख रहा हूं कुल मिला के 3 इंटू में 10 की पावर 5 था, एक इधर ले जाओ तो 4 हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा, सही है। इसमें से माइनस हमें करना है 2 इंटू 2 कितना आ गया हमारे पास 4। मैंने इसको 9.8 से किया ना, हाँ तो मैंने कहा ना मुझे गड़बड़ी लग रही थी इसके अंदर, मुझे फील तो आ रहा था कि कुछ तो हो रहा है यहाँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ अपवर्ड तो आ ही नहीं सकता ना यार। देखो वर्टिकल होता ये वर्ड भी तो गलत लिखा हुआ है यहाँ, है ना, ये कुछ गड़बड़ी है। अगर हॉरिजॉन्टल है तो इधर या इधर लगी होगी, इधर तो लग नहीं सकता, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है ना। तो टेंशन निकालने के लिए तो अंडर रूट करना पड़ेगा, है ना, है ना, है ना। तो यहाँ पे अपवर्ड वर्ड मेरे को पहले समझ में आ गया था कि गड़बड़ हो रही है यहाँ, तो यहाँ अपवर्ड नहीं होगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल के साथ अपवर्ड कैसे हो सकता है यार, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए इधर। अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स भी इधर लगेगी। इस बार हमारे पास जो टेंशन हो जाएगा वो इसका और इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, है ना भाई, हाँ इसका और इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा ये, यानी कि जो, अच्छा ये बात याद रख लो कि हमारे पास जो mg आया वो कितना आया था, mg आया 3 इंटू में 10 की पावर -4 और QE भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। मेरे को 1 मिनट दो यार, सॉरी इसके लिए, बट मैं देखो अब एक बात समझो, क्वेश्चन को करने से पहले ही मुझे समझ में तो आ गया था कि कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है। चलो सबसे पहले mg अलग से निकाल लेते हैं। तो mg हमारे पास आया था 3 इंटू में 10 की पावर -4 और न्यूटन फोर्स। अब यहां से अगर मैं QE फोर्स निकाल लेता हूं, QE, तो Q मेरे पास है 2 इंटू में 10 की पावर -8 इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 इंटू में 10 की पावर 4। तो यहाँ पे मेरे पास 2 2 4 और यहाँ पे 10 की पावर -4 बच जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से टेंशन फोर्स निकालना चाहता हूँ तो क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है तो फोर्स इधर होगी और mg इधर है, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब जब दो फोर्सेस परपेंडिकुलर होती हैं तो कैसे निकालते हैं, इस फोर्स को मैं मान लो F1 मान लेता हूँ, इसको मान लो मैं F2 मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। तो ये तो आप समझ रहे हो। अब 10 की पावर -4 जो है वो तो आपको पता ही है बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। हम सब जानते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर का अंडर रूट 5 आता है, तो 5 इंटू में 10 की पावर 4 आ जाएगा। तो यहां से सी आंसर हो जाएगा ये वाला। तो मैं यहीं पे समझ गया था यार मैं कुछ गड़बड़ी, तो पर मुझे ऐसा लगा कि वो पेंडुलम को ऐसे देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल वो ऐसे ना मान के ऐसे वाला मान रहे हैं, तो वहां पे मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई, बट यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ अपवर्ड वर्ड नहीं आएगा, गलत है, ये साउंड कर रहा है, इतना ठीक है, डन हो गया। ये गलत हुआ है कुछ, ठीक है। चलो आप गूगल पे भी अगर क्वेश्चन डालोगे मुझे पूरा यकीन है अपवर्ड नहीं होगा वहां। चलो आओ, बाकी अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, आगे बढ़ते हैं। डन डन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी पुट ऑन अ स्फेरिकल कंडक्टर, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका आपको रेडियस गिवन है विच इज 0.1 मीटर, टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, आप चाहते हो कि वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करे, आंसर है 0.036 न्यूटन पर कूलम की, जस्ट अबव इट्स सरफेस, यानी कि लगभग ऑन द सरफेस। तो आपको बताना होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन उसको दे। प्लान क्या है सुनो,
क्या हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जस्ट अबव द सरफेस होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सबको पता है। अब हमें तो लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले, तो अब चाहो तो आप पहले सिग्मा निकाल लो, फिर सिग्मा से आप क्यू निकाल लो, फिर क्यू से आप एन निकाल लो, या फिर सब इधर ही खोल दो। कैसे? क्या मैं सिग्मा को लिख सकता हूं चार्ज अपॉन में एरिया, और एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। समझ गए? इससे हमारी कैलकुलेशन भी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। समझाता हूं कैसे। अब यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई देखो। क्या मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग ले लूं, है ना, है ना, है ना। समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो ये हमारे पास के हो जाएगा। तो इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। और Q की जगह मैं सीधा रख रहा हूं NE, क्योंकि मुझे तो बड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं, ये तो MCQ है, मेरे को तो सिर्फ N निकालना है। आओ वैल्यू पुट कर दे। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारे पास 3.6 इंटू में 10 की पावर -2, के हो गया 9 इंटू में 10 की पावर 9, एन मुझे निकालना है, ई हो गया 1.6 इंटू में 10 की पावर -19, अपॉन में आर, आर कितना था हमारे पास भाई 0.1, तो 0.1 का हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी 3.6 इंटू में, यह है 10 के पावर -2, ये भी आएगा 10 के पावर -2, 10 के पावर -4 हो जाएगा। अपॉन में यह आ जाएगा मेरे पास 9 इंटू में 1.6 इंटू में 10 की पावर 9 में से 19 गए, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -10। तो कुल मिला के अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो ऊपर 6 तो बच ही रहा है, 10 की पावर 6 तो बच रहा है, लेकिन नीचे आगे यहाँ पे अगर आए तो 3.6 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 9 से, और उसको फर्दर डिवाइड कर रहा हूँ 1.6 से, तो आंसर 0.25 आ रहा है। अब अगर मैं इसको मैच करूं तो 2.5 इंटू में 10 की पावर 5 ये आंसर हो जाएगा। प्यारा सवाल है, प्यारा 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 सवाल है, क्योंकि फॉर्मूला तो यही लग रहा है, लेकिन इसे फर्दर खोलना पड़ेगा, फिर इसे फर्दर खोलना पड़ेगा, तब जाके आपको एन मिलेगा। तो एक अच्छा सवाल कंसीडर किया जाएगा। सॉरी, माय बैड। हाँ चलो अब यहां पे अगर हम लोग बात करें ये वाले सवाल की, तो ये सवाल भी एग्जाम में आपने देखे होंगे कहीं ना कहीं, अगर आपने असाइनमेंट्स किए तो आपने सवाल देखे होंगे। सवाल क्या है कि हमारे पास मेटल की शीट्स हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इसके बीचों बीच हमने एक अनचार्ज्ड, ये ध्यान रखना कि हमने एक अनचार्ज्ड स्फीयर रख दिया, लेकिन वो मेटल का बना हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे लगेंगी? अब बहुत बार बच्चे इसका डायग्राम फर्स्ट मार्क करके आता है, बिकॉज वो बोलते हैं उसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है। बट क्या स्फीयर एक मेटेलिक कंडक्टर, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा। यस, उसमें होगा एक प्रोसेस जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यानी इस स्फीयर में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो जाएगा। लाल रंग से बना देता हूं। अब ऊपर अगर प्लस है, नीचे अगर माइनस है, तो इधर हमारे पास माइनस चार्ज आ जाएगा, आई होप आपको दिख रहा हो, और इधर हमारे पास प्लस चार्ज आ जाएगा। मैं ऐसा करता हूं, दोबारा यहां बना देता हूं ताकि ये वाली कंफ्यूजन नहीं रहे। देखो इधर, ये हमारे पास एक ऊपर शीट है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, खत्म। ये हमारे पास माइनस शीट है, खत्म। और बीच में स्फीयर, अब ये क्योंकि मेटालिक स्फीयर है तो इस पे इंडक्शन होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इसके इस वाले हिस्से पे नेगेटिव आ जाएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो इसके इस वाले हिस्से पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब होता क्या है, जो फील्ड होती है क्या वो पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जाएगी? समझ गए? ये जो फील्ड है, चलो इतनी दूर से अगर मैं डायग्राम मैच करूं तो इतनी दूर से तो नहीं जाएगी, लेकिन क्या पॉजिटिव से नेगेटिव तो जाएगी ना, पॉजिटिव से नेगेटिव तो जाएगी ना, पॉजिटिव से नेगेटिव तो जाएगी ना, बोलो, पॉजिटिव से नेगेटिव तो जाएगी ना भाई। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे जो फील्ड लाइंस बनेंगी, क्या वो ऐसी 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 बनेंगी? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे जो फील्ड लाइंस बनेंगी वो कुछ ऐसे डिजाइन की बन जाएंगी। जो लास्ट में बनेंगी एकदम एंड में, वो तो सीधे निकलना चाहेंगी, ऑब्वियस सी बात, बट ये वाली थोड़ी सी बेंड भी होंगी क्योंकि वो इस तरफ उसका इम्पैक्ट आएगा। तो बेसिकली ये हमारे पास फील्ड लाइंस बन जाएंगी। डन है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अगेन ये जुड़ने वाले क्वेश्चन, जहां पे सर्टेन नंबर ऑफ ड्रॉप्स को हम लोग आपस में जोड़ देते हैं, जुड़ने वाले क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में बहुत मिलेंगे। 64 स्मॉल ड्रॉप्स हैं मरकरी की, और हमने उनको जोड़ के एक बड़ी ड्रॉप बना दी।
द रेशियो ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी आपको सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 का रेशियो निकालना है। सबसे पहली बात, क्या ऐसा कहना सही है कि 64 अगर ड्रॉप्स हैं तो जो बड़ी वाली ड्रॉप पे चार्ज होगा, जिसको मैं कैपिटल क्यू मान रहा हूं, क्या वो 64 टाइम्स छोटी वाली ड्रॉप के होगा? बिकॉज चार्ज को हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो अगर एक छोटी ड्रॉप पे चार्ज छोटा क्यू था तो 64 ड्रॉप्स पे 64 टाइम्स क्यू हो जाएगा। अब ये तो बात समझ में आती है। अब ये भी बात समझ में आनी चाहिए कि जो नई वाली वॉल्यूम है वो पुरानी वाली वॉल्यूम के भी 64 टाइम्स हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा हूं बिकॉज सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज 64 ड्रॉप्स को आपने मिलके बनाया है, तो उसका रेडियस क्या होगा? अब नई वाली वॉल्यूम मैं बोल रहा हूं 4/3 पाई नए वाले आर का क्यूब, और पुरानी वाली वॉल्यूम है 64 टाइम्स 4/3 पाई पुराना वाला जो रेडियस है वो तो स्मॉल आर है, ठीक है ना। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो r बाय r का जो होल क्यूब है वो 64 आ गया। अब 64 किसका क्यूब होता है भाई? तो 64 किसका क्यूब होता है? तो आंसर है क्या अपना 4 4 16, 16 इंटू में 4 क्या होता है? 64 होता है। तो क्या 4 का क्यूब हो गया ये? तो यानी कि हमारे पास r बाय r जो है वो 4 का क्यूब आ जाएगा। मैंने सही मैथ्स किए ना, मतलब सॉरी ये क्यूब हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं ताकि हम इसको काट दें, है ना। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है जो रेडियस है नया वाला वो पुराने वाले से 4 गुना ज्यादा आ जाएगा। 4 4 16, 16 इंटू में 4 64 आ गया, बिल्कुल ठीक है जी। तो नया वाला रेडियस पुराने वाले से 4 गुना आ जाएगा। बट हमें तो किसका रेशियो निकालना है? हमें तो रेशियो निकालना है सिग्मा का, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी का। तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला होता है सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 में सिग्मा 1 छोटी वाली ड्रॉप को मैं बोल रहा हूँ, छोटी वाली। मुझे किसका रेशियो निकालना है? द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप विद दैट ऑफ बिग। हाँ, तो ऊपर वाली स्मॉल है, नीचे वाले बिग है। अब स्मॉल ड्रॉप में चार्ज अपॉन में एरिया आएगा, यहाँ पे चार्ज अपॉन में एरिया आएगा, ठीक है। आओ करें। अब ऊपर तो मेरे पास चार्ज है, नीचे मेरे पास कैपिटल है, इधर मेरे पास A1 आ जाएगा, इधर मेरे पास A2 आ जाएगा। अब सुनो भाई मैथ्स, अब जो छोटा Q है उसके मुकाबले बड़ा Q 64 टाइम्स है, तो ऊपर मेरे पास Q आ गया, नीचे मेरे पास 64 Q आ गया। अब एरिया जो होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर आ गया 4 पाई नया वाला r जो कि 4r के बराबर है, मैथ समझ रहे हो, और नीचे हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे Q से Q कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जो ऊपर बच जाएगा हमारे पास, वो होगा 4 का स्क्वायर जो कि होता है 16, और नीचे बच जाएगा हमारे पास 64। समझ गए क्या? ऊपर बच जाएगा हमारे पास 16, नीचे बच जाएगा हमारे पास 64। अब इसके टेबल में ये आता है 4 पे, तो रेशो 1:4 हो जाएगा। बेहतरीन सवाल, मजेदार सवाल। ये वाली चीज दोबारा समझ लो, 64 ड्रॉप थी, उनको जोड़ के एक सिंगल ड्रॉप बनाया, तो जो चार्ज है वो 64 गुना ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 64 ड्रॉप्स को जोड़ा है, और वहीं पे वॉल्यूम भी 64 टाइम्स हो जाएगी। लेकिन रेडियस कितना टाइम्स हो जाएगा? 4 गुना। अब सिग्मा का फॉर्मूला Q बाय A होता है, तो Q और A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, आंसर आ गया। डन है, बढ़िया सवाल है। चलो अगला, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। एनसीईआरटी में एक सवाल था जहां पे चार्ज को क्यूब के बीच में रखा गया था, फिर एक सरफेस से फील्ड निकालने को बोला गया था, तो आपने Q बाय एप्सिलॉन नॉट लगाया, फिर उसको 6 से क्या कर दिया? डिवाइड। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास एक क्यूब है, अब इस क्यूब के आपने कॉर्नर पे, इस बार सेंटर पे नहीं, कॉर्नर पे आपने इस बार एक चार्ज रख दिया, और वो चार्ज हमारे पास लेट से Q का है। तो आपको बताना है कि इस क्यूब से फ्लक्स कितना आएगा। तो ये सवाल, अच्छा जो बच्चे यहाँ पे पेड बैच वाले हैं, अगर कोई आप में से पेड बैच वाला है, या आप में से कोई बच्चा हमसे ऐसा है जो ऑफलाइन में पढ़ता है, जो कि बात एक ही है, या फिर आप में से कोई बच्चा ड्रॉपर है और लास्ट ईयर हमसे पढ़ चुका है, तो हम हर बार कोशिश करते हैं नए सवाल लेके आए। जैसे अभी तक जितने भी सवाल हमने पीछे किए, ज्यादातर सवाल आपको यहाँ पे न्यू यानी कि नए ही मिले होंगे।
एक आध जैसे ये वाला रिपीट हो रहा होगा तो हो रहा होगा, बाकी सारे सवाल आपको नहीं मिले होंगे। अब इसमें क्यूब के कोने पे हमारे पास जो चार्ज है वो प्रेजेंट है। तो अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये इसके सेंटर पे तो है नहीं, तो क्या मैं ऐसा इमेजिन कर लूं कि इसके इधर हमारे पास एक और क्यूब है, इसके पीछे हमारे पास एक और क्यूब है, और इसके इधर हमारे पास एक और क्यूब है। तो नीचे कितने क्यूब हो गए? 4। अब यही सेम 4 के 4 क्यूब इसके ऊपर भी होंगे, इसके ऊपर भी होंगे, इसके ऊपर भी होंगे और इसके ऊपर भी होंगे। यानी कि जो एटम, मान लो आप एक कमरे में बैठे हो, तो आपके कोने पे एक चार्ज बैठा हुआ है, तो वो कोने पे एक बड़ा सा गोला जो चार्ज बैठा है वो सारा का सारा आपके कमरे में नहीं होगा, वो साथ वाले कमरे में भी जाएगा, वो इधर वाले कमरे में भी जाएगा। मतलब कि अगर आपका एक कमरा है तो वो इधर वाले कमरे का भी हिस्सा होगा, वो इसके साथ वाले कमरे का भी हिस्सा होगा, इसके साथ। अब इस कमरों के ऊपर भी तो 4 कमरे होंगे, उनका भी नीचे से ही हिस्सा मिलेगा। तो कुल मिला के ये जो पूरा का पूरा चार्ज है वो आपका अकेले का नहीं है, 8 कमरों का शेयर हो रहा है, 4 नीचे 4 ऊपर, उसमें से एक आप हो। तो जो टोटल फ्लक्स होता है वो होता है चार्ज आपने कितना एनक्लोज किया बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपने सारा चार्ज तो एनक्लोज किया ही नहीं भाई, आपने सिर्फ उसका 1/8 हिस्सा एनक्लोज किया हुआ है। तो जो फ्लक्स बन जाएगा वो बन जाएगा Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। जो फ्लक्स बन जाएगा वो बन जाएगा Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? प्यारा और अच्छा सवाल है। चलो डन। 2 कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस हमारे पास R1 और R2 है, और उनको सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो बताना है। प्यारा क्वेश्चन। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस में फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या एप्सिलॉन नॉट तो सेम ही हो गया। अब क्या इनकी सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इसका मतलब सिग्मा भी कैंसिल। तो क्या आंसर 1:1 आ गया। भले ही इनका रेडियस अलग अलग हो लेकिन इनका सिग्मा सेम है। यानी सिग्मा होता है चार्ज अपॉन में एरिया, तो भले इनका एरिया अलग है पर चार्ज भी अलग होगा, जिसकी वजह से सिग्मा सेम हो गया। यानी सिग्मा सेम है तो सिग्मा से सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी से सरफेस चार्ज डेंसिटी कैंसिल हो गई। आंसर 1:1 आ जाता है। डन। बहुत ही बेसिक सवाल, अगेन बहुत आता है एग्जाम में। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन पे दे रहे हो। डायग्राम है, आपको बताना है कितना फ्लक्स बनेगा थ्रू सरफेस एस। यहाँ पे एक चार्ज बैठा हुआ है Q, यहाँ पे एक चार्ज बैठा हुआ है Q, यहाँ पे एक चार्ज बैठा हुआ है Q, यहाँ पे आपके पास एक सरफेस एस है। आपको टोटल फ्लक्स बताना है। टाइम स्टैम्प हो रहा है लगभग 37 मिनट्स के आसपास। जल्दी से आंसर दे दो। देखो आप चीटिंग मत करो, तो सारे सवाल मैंने कराया, अब तो इसका आंसर तुम्हें देना पड़ेगा, मैं नहीं खेलूंगा वरना। दे दिया, अब तक तो दे दिया होगा। टोटल फ्लक्स क्या होता है भैया? कितना चार्ज आपने एनक्लोज किया है बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस वाले सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है? एक प्लस क्यू किया हुआ है और एक और प्लस क्यू किया हुआ है। तो टोटल चार्ज जो एनक्लोज किया हुआ है वो 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। देखो LKG का सवाल है, तभी तो आपको करने के लिए दिया था, तभी तो आपको करने के लिए दिया था। आ जाओ भाई आगे बढ़ते। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एस इज एनक्लोजिंग चार्ज Q इज सिग्मा, सॉरी फाइव। कह रहे हैं एक बंदे ने Q चार्ज एनक्लोज किया हुआ है तो उसका जो फ्लक्स बन रहा है वो 5 बन रहा है। अगर हम एरिया को डबल कर देंगे तो फ्लक्स क्या बनेगा? अरे यार, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज उसने एनक्लोज किया हुआ है बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या सरफेस एरिया से फर्क पड़ता है? आंसर है कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर मैं सरफेस एरिया डबल भी कर दूंगा, ट्रिपल भी कर दूंगा, 4 गुना भी कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं रहेगा, बिकॉज जो फ्लक्स है उसका लेना देना सरफेस के एरिया से नहीं है, उसका लेना देना है कितना चार्ज आपने अंदर एनक्लोज किया हुआ है। डन। अगर आपने वन शॉट देखा है हमारा या कहीं का और वहां पे कराया तो ये सवाल देखते ही आपको याद आ जाएगा। क्वेश्चन क्या याद करो, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ, पहली बात तो किसका वेरिएशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। हॉलो कंडक्टर, अगर आपको याद हो तो जब तक हम उसके रेडियस तक नहीं पहुंच जाते तब तक उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहती है। जैसे उसके रेडियस पे पहुंचते हैं, अगर याद आ रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाती है, और आगे जाओ तो R स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपने वन शॉट देखा है तो ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं देखा है तो फिर आपको ऐसे समझ में आएगा भी नहीं,
क्योंकि पहले पूरे डेरिवेशन की थी, उसके बाद जाके ये ग्राफ बनाया था। तो इसका सीधा सीधा जो आंसर हमारे पास आ जाता है वो ए आ जाता है, बिकॉज यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हुई और फिर आगे जाके कम होने लग गई। डन। चलो आओ, अगला सवाल आता है हमारे पास। क्या हो गया ये? सॉरी। इफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि एक लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लैम्डा, जो कि सिलेंडर का ही है, आपको दे रखा है 4 माइक्रो कूलम पर मीटर, यानी कि ये हो गया 4 इंटू में 10 की पावर -6 कूलम पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 3 सेंटीमीटर, यानी कि आपको 3.6 मतलब कितने डिस्टेंस पे निकालनी है? 3.6 सेंटीमीटर पे निकालनी है, 10 की पावर -2 मीटर पे फ्रॉम द एक्सिस। तो बच्चों वाला सवाल है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट होता है? बिल्कुल होता है। अब अगर मैं इसकी कैलकुलेशन को आसान करना चाहता हूं तो क्या मैं इसको 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर कर दूं? कर सकता हूं। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? ताकि नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाए, ताकि मैं इसको के लिख सकूं। ये मैंने आपको एक हैक समझा दिया है, आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी सीधा याद कर सकते हो, एक छोटा सा हैक दे दिया है मैंने आपको, ठीक है। आओ अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो के की वैल्यू सीधा हो जाएगी 9 इंटू में 10 की पावर 9। यहाँ पे क्या होता है, आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती। 2 लैम्डा हमारे पास कितना है भैया? लैम्डा हमारे पास है 4 इंटू में 10 की पावर -6 और रेडियस हमारे पास है 3.6 इंटू में 10 की पावर -2। अब यहाँ पे 9 इंटू में 4 हमारे पास 36 आ गया, सही है। तो ये हमारे पास आ गया है 36 इंटू में 2 और 9 और 6 3 आ गया। नीचे हमारे पास अगर मैं इसको भी 36 लिखना चाहूं तो मुझे यहाँ पे 10 की पावर -3 करना होगा, इससे ये हो जाएगा कैंसिल। तो ये 2 इंटू में 10 की पावर 6 आ जाएगा। तो भैया ये हमारा देखो, अब कैलकुलेशन क्या है? कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, और यही सवाल बोर्ड में मिलेंगे आपको जहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी। चलो भाई, इसी के साथ ये आखिरी सवाल है, जल्दी से इसको बनाएंगे। और क्योंकि मैंने आपसे आज 1 या 2 ही सवाल पूछे, तो ये आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, जल्दी से कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर दो, फिर इसका आंसर देता हूँ। वीडियो को पॉज कर दो, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम ही नहीं है, पढ़ते ही हो गया होगा। वीडियो पॉज कर लो। चलो आओ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर देखो दुनिया जहान की बातें लिख दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड 3r/2 डिस्टेंस पे हमें कितनी मिली? ई मिली। द इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता, अगर ये एक स्फीयर है, अगर ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर में आपको बोला गया है कि आर रेडियस है, इसका आर रेडियस है, तो आपको बताना है कि अगर 3/2 आर पे 3/2 आर पे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ई मिल रही है, तो आपको बताना है कि r/2 पे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी। तो आंसर है 0, क्योंकि भैया एक कंडक्टिंग स्फीयर शेल है, शेल है तो मतलब हॉलो होगा, और हॉलो होगा तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। प्यारा प्यारा सवाल है, डन हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, पक्की बात है, ओके है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल और कराते रहेंगे आपको यहाँ, और ये जो सारे के सारे सवाल आपको करवाए गए हैं, ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये शिवदास पब्लिकेशन की बुक से कराए गए। इनमें से काफ़ी सारे सवाल ऐसे थे जो कि PYQs नहीं भी थे, और काफ़ी कुछ सवाल ऐसे तो PYQs थे। तो सारे के सारे मुझे एक वन जगह का सॉल्यूशन लगता है शिवदास की बुक्स। तो अगर आपको शिवदास की ऐसी अगर ये क्वेश्चन पसंद आए और आप शिवदास की बुक्स परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि हम हर साल, मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी, वन शॉट में भी, कि हम हर साल कोई ना कोई एक बुक जो है वो गो थ्रू करते हैं और फिर उसको हम बच्चों को प्रमोट करते हैं। तो इस बार हम लोग जो सारी किताबें गो थ्रू कर रहे हैं, सारे असाइनमेंट्स बना रहे हैं, पेड बैचेस में जो भी कर रहे हैं वो इस किताब से कर रहे हैं। मुझे वन स्टॉप सॉल्यूशन लगा है। तो अगर आपको भी परचेस करनी है शिवदास की बुक्स, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप परचेस कर सकते हो 12th की किताबें। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ क्वेश्चंस के लिए, इसकी तैयारी करने के लिए अगर आप थ्योरी के लिए कोई किताब परचेस करना चाहते हो तो शिवदास नहीं है, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस के लिए करना चाहते हो तो ये बहुत बेहतरीन किताब है। डन है। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, अगले लेक्चर में। वन शॉट सेकंड चैप्टर का आने वाला है विद एक्सपेरिमेंट्स। लाइक छोड़ के जाना और एक प्यारा सा कमेंट। थैंक यू।